नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, इन क्वेश्चनों को समझिए, बार बार ये एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बल का एसआई इकाई क्या है, यानी बल का एसआई मात्रक क्या है। तो आपने 10th से पढ़ा होगा, शायद 9th से ये आ जाता है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ये रिपीट होता है। तो बल का ऐसा मात्रक क्या है प्यारे बच्चे? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, प्रकाश का अपवर्तन गति में अंतर आ जाता है, उसके कारण प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है वो लाइन, आपने जरूर पढ़ी होगी 10th क्लास में और 12th क्लास में। वो किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, यानी वह अपने मार्ग से भटक जाता है। तो गति का अंतर हो जाता है, तभी वो अपने मार्ग से भटक जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? गति का अंतर। अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या है? ये आपको पता भी होना चाहिए और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है कि भार स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपका भार क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। आप लिख के ले लेना, यदि आप 36 किलो के हो तो आपका भार चंद्रमा पर कितना दिखाएगा? सिर्फ 6 किलो का। कितना दिखाएगा? 6 किलो का। तो भार क्या होता है, अगर चंद्रमा जगह बदल गई ना तो स्थान पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान अपना वजन फिक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र कौन देता है? तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है? एम्पियर के द्वारा। किसके द्वारा? एम्पियर। और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में होता है? ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? ये बहुत बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्वनि का मापन है वो किस में किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम्स के अंदर कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन। दर्पण का फोकस किस पर निर्भर करता है? दर्पण का फोकस किस पर निर्भर करता है? तो हमेशा याद रखना, वक्रता त्रिज्या पर जो है वो दर्पण का फोकस निर्भर करता है। तो वक्रता त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वस्तु का वेग शून्य हो सकता है परंतु त्वरण शून्य न हो, यह स्थिति किस में संभव है? तो यह तो आपको पता होना चाहिए, वृत्तीय गति के अंदर जो है वो ये स्थिति संभव है कि वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, यानी वस्तु रुक सकती है, लेकिन उसका त्वरण शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तीय गति में जो है वो बहुत वृत्ताकार मोड़ होती हैं, क्योंकि वृत्ताकार पूरा हो जाता है वो, इसलिए वो थोड़ा बहुत भी उसमें गति रहती है तो वो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख के ले लो आप, हर एग्जाम से पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, या किस में किसका माप है प्रकाश वर्ष? तो किसका है? दूरी का। ठीक है, याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक का प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए, चालक के तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी पर। इन सभी पर जो है वो क्या करता है? निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? परावर्तन का आपको पता होना चाहिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलता है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको परावर्तन बोलते हैं। तो यह नियम किस पर लागू होता है? तो किस पर होता है बताओ? तो यह नियम दोनों पर लागू होता है। किस पर होता है? दोनों पर लागू होता है। ध्वनि भी टकरा कर वापस जा सकती है और प्रकाश भी टकरा कर क्या जा सकता है? वापस जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पर लागू होता है।
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ट्रांसफार्मर 12th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपके साइंस थी तो। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो बताओ। तो ट्रांसफार्मर प्रेरण के सिद्धांत पर जो है वो क्या करता है, कार्य करता है। तो प्रेरण इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांडीय विकिरण किससे संबंधित है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मांडीय विकिरण कहाँ से आती है? अंतरिक्ष से आती है। तो अंतरिक्ष से क्या हो जाएगा, ये रिलेटेड हो जाएगा ब्रह्मांडीय विकिरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पास्कल का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो पास्कल का सिद्धांत किस पर लागू होता है बताओ। पास्कल ने एक नियम दिया था, किसके लिए दिया था? द्रवों के लिए वो नियम दिया था। तो द्रवों पर क्या होता है, पास्कल का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किस धातु का बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार जो है वो किसका बनता है, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार टिन और लेड के मिश्रण से बनता है। टिन और शीशे के मिश्रण से बनता है। लेड को क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। तो टिन और लेड के मिश्रण से फ्यूज तार बनता है। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण से वोल्टेज मापा जाता है बताओ। वोल्टेज किस उपकरण से मापा जाता है? तो वोल्टेज नॉर्मली है तो वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको वी से शो करते हैं, ठीक है, वोल्टेज को। तो वोल्टेज से वोल्टेज वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं विभवांतर, आपने नाम सुना होगा, विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु घड़ी आपको पता होना चाहिए किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सीजियम परमाणु स्पंदन पर कार्य करती है। इस सिद्धांत पर जो है परमाणु घड़ी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, तीन ही नामों की ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ये आंसर राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक ये है कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ई अगला वर्ड क्या है, टे, तो इसका हो जाएगा टॉमसन। और मैं आपको बता दूं थॉमसन को टॉमसन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? टॉमसन ने। तो ये ईंट वाला तो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने कर दी। अब आगे आओ, अब हम पे से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और इसमें देखो पे के आगे रहे हैं, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आप नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो साथ में आते हैं। तो एन से न्यूट्रॉन, इसके आगे चार हैं, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक। चाय से क्या हो जाएगा प्यारा बच्चा? चैडविक हो जाएगा। ठीक है, तो ईंट पर नाच ये आपको सिंपली याद रखना है, तीनों चीज़ें याद हो जाएंगे आपको। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए ईंट है तो ई से टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? ये आपको याद होना चाहिए। तत्व का परमाणु क्रमांक, तो तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है? तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या है? अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका पढ़ा हुआ नहीं है वो इसमें कंफ्यूज होता है। कई ओ करके आते हैं, कई O3 करके आते हैं। OH तो चलो कोई नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन आ गया इसमें, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? O2। तो ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मछलियाँ पानी से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करती हैं ये बताओ। ये एक ऑप्शन और है इसमें, डी नीचे अपघटन। तो मछलियाँ पानी से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करती हैं? अब अपना तो ये पढ़ा हुआ थी, मछलियाँ जो हैं वो, उनके अंदर वो क्या होते हैं, वो शायद कुछ ग्लोम वगैरह होते हैं,
है ना, उनसे वो सांस से लेती हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्राप्त कैसे करती हैं वो, तो कैसे करती हैं, तो ऑक्सीजन प्राप्त मछलियाँ विसरण से करती हैं। किससे करती हैं, विसरण से करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये बताओ। सबसे हल्का तत्व आपको पता होना चाहिए कौन सा है, हाइड्रोजन है। कौन सा है प्यारा बच्चा, हाइड्रोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातु का सामान्य गुण क्या होता है। अब देखो धातुओं का सामान्य गुण आपको पता होना चाहिए। धातुएं ऊष्मा की चालक भी होती हैं, ध्वनि की चालक भी होती हैं, चमकदार भी होती हैं। धातुओं में देखो ऊष्मा की चालक होती हैं। आप लो वगैरह इनको धारा के संपर्क में लाओगे तो आपको करंट आएगा, तो ये ऊष्मा की चालक भी होते हैं। या इनको गर्म करोगे तो ये पूरा लो की रोड है वो पूरी गर्म हो जाएगी, तो ऊष्मा की चालक भी होती है। ध्वनि की चालक, आप इन्हें बजा सकते हो, ध्वनि उत्पन्न कर सकते हो। इनसे चमकदार भी होती हैं ये। ओ तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी गुण होते हैं धातुओं के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल किसका मिश्रण है, ये देखो पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, याद रखना है, ना कि तांबा और टिन का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, तांबा को बोलते हैं कॉपर Cu प्लस जस्ता Zn, इससे बनता है क्या, पीतल बनता है इससे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज किया है इसने, ऐसे कंफ्यूज करता है एग्जाम्स के अंदर। सोडियम को अपने को पढ़ा हुआ है, जिसका पढ़ा हुआ है वही इसको कर पाता है। देखो सोडियम को अपने पढ़ा हुआ है कि उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, सोडियम को, है ना, वरना वो आग पकड़ लेता है। तो केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है उसको, लेकिन यहाँ पे केरोसिन ऑप्शन ही नहीं है। तो आप जल ऑप्शन को कट कर दो, ऑप्शन कट कर दिया करो आप। एल्कोहल को कट कर दो, ग्लिसरीन को कट कर दो, बच्चा क्या, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को ही क्या बोलते हैं, केरोसिन का तेल बोलते हैं। तो इसमें मिट्टी का तेल जो है वो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के विग्रह से क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अम्ल और क्षार के विग्रह से क्या बनता है, नमक और जल बनता है। ठीक है, नमक और जल बनता है। नमक का सूत्र आप सबको पता होना चाहिए, NaCl होता है। ठीक है, प्लस जल का सूत्र होता है H2O। ये अभिक्रिया होती हैं इधर, अम्ल वगैरह और क्षार दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O बनाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा आप सबको पता होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है Na2CO3, ये इसका सूत्र होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सॉरी, ये सूत्र नहीं होता है इसका, सॉरी, इसका सूत्र होता है NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। वो तो दावन सोडा वगैरह में आ गया ना, Na2CO3 10H2O, वो दावन सोडा का सूत्र था। ये होता है बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोनियम गैस में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। अब देखो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आपको यही पता नहीं होगा कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। और दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है अमोनिया और एक होती है अमोनियम। आपका सुना हुआ होगा अमोनियम, इन दोनों का सूत्र आपको पता होना चाहिए भाई। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ अमोनिया के सूत्र की। और अमोनियम, इसका सूत्र होता है NH4। ठीक है, अब देखो ट्रिक देखो, अमोनिया और अमोनियम में से बड़ा नाम कौन सा है, अमोनियम है। और इसमें क्या है 4, छोटा नाम अमोनिया है, तो इसमें क्या है 3। 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो छोटा वाला NH3 ये अमोनिया का सूत्र, बड़ा वाला NH4 ये अमोनियम का सूत्र। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि अमोनिया गैस में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो नाइट्रोजन इसमें ये नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, 75% होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त हाइड्रोजन का रूप क्या होता है। रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त हाइड्रोजन का रूप क्या होता है। अब देखो रॉकेटों में जो ईंधन भरी जाती हैं उसमें हाइड्रोजन किस रूप में भरा जाता है, ठोस में भरा जाता है, नहीं भरा जाता, आप सबको पता है। गैस में नहीं भर सकते, प्लाज्मा में वैसे नहीं भर सकते। प्लाज्मा तो अपने शरीर के अंदर होता है, खून जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये रॉकेट ईंधन में द्रव के रूप में भरा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व परमाणु ऊर्जा में उपयोग होता है।
कौन सा तत्व परमाणु ऊर्जा में उपयोग होता है? बताओ, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? यूरेनियम आवश्यक होता है। कौन सा होता है? यूरेनियम। बहुत बड़ी मात्रा में हम इससे परमाणु ऊर्जा जो है वो उपयोग में ले सकते हैं। अब देखो, लिटमस पेपर किससे बनता है? आपको पता होना चाहिए लिटमस पत्थर होता क्या है। 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। अम्ल लिटमस से लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारक नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऐसा वगैरह कुछ पढ़ा होगा। लेकिन ये लिटमस पत्थर बनता किससे है? तो ये पौधों में जो रंजक होती हैं इससे बनता है। किससे बनता है? पौधों में रंजक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, कई बार आता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन कैसे बनती है? आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, मिशेल की संरचना, सबको याद होगी मिशेल की संरचना, वो साबुन निर्माण की क्रिया थी। और 12th में भी आती हैं। तो साबुन निर्माण सेपोनिफिकेशन से बनता है। अब सेपोनिफिकेशन नाम आते हैं आपके कन्फ्यूज आता है, लेकिन इसको वास्तविक में बोलते क्या हैं? साबुनीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब ये नाम तो सुना ही होगा आपने, साबुनीकरण। इस साबुनीकरण को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, ठीक है, सेपोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण क्या है? इसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, राइट बात है। हाइड्रोजन का त्याग होता है, राइट बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, सही बात है। सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। 2 ऑप्शन सही होते हैं, आप सभी कर दिया करो, ठीक है। तो राइट आंसर सभी। अब देखो, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? सर्वाधिक शुद्ध रूप आपको पता होना चाहिए। प्रकृति में कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताओ आप। आरबीसी है क्या? ये तो नहीं है। देखो, आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर ऑप्शन में जो दिए हुए ना उनमें से ही बताना आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब इनमें से कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? मांसपेशी नहीं है, तंत्रिका कोशिका, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा, अंडाणु नहीं है, ये तंत्रिका कोशिका होगा इसमें, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सफेद रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं? सफेद रक्त कणिकाएं आपको पता होना चाहिए होती क्या है। पहली बात तो सफेद रक्त कणिकाएं कार्य क्या करती हैं? तो सफेद रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं? हमारी संक्रमण से रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? संक्रमण से। सफेद रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? WBC, याद होगा, RBC, WBC। RBC को तो बोलते हैं लाल रक्त कणिका, WBC को बोलते हैं सफेद रक्त कणिकाएं, ठीक है। फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये लाल रक्त कणिकाएं तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये हमारी संक्रमण से रक्षा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, जो पीछे क्वेश्चन आया था वैसा ही क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उसमें पूछा था सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसमें पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। ये तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो, यकृत ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ये बताओ। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, बताओ। यार तो सबको पता है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस निकलती है? तो निकलने का मतलब कौन सी छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सही बात है। चलो आगे, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? आपने 10वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो ये सारी क्रियाएं करता है। ये अब देखो, हृदय की धड़कना क्या है? हमारी ऐच्छिक थोड़ी है कि हम जब चाहे इच्छा जब हम धड़का सकते हैं, नहीं, ये तो रेगुलर होता है। तो अनैच्छिक क्रिया है ये, यानी हमारी इच्छा के विरुद्ध है ये धड़कता ही रहता है। और भी अन्य क्रिया जितने भी होते हैं वो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन क्या है? अनिच्छिक क्रिया है, तो इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। चलो आगे, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। श्वसन में सबको पता है ऑक्सीजन लेते हैं हम, श्वसन लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये बता दो। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? इनमें से बताना है। ऑक्सीजन पाया जाता है भाई, सही राइट बात है एकदम।
ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डी ऑक्सी डी ऑक्सी राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या एसिड को अम्ल भी बोलते हैं, तो इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। तो इसमें ये कौन सा है? ये है पहला वाला ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन कौन बनाता है? देखो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है। कौन सी ग्रंथि इसको बनाती है? तो आप सबको पता होना चाहिए। इसको जो है वो अग्नाशय ग्रंथि इसको जो है वो बनाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पौधे का भोजन निर्माण कारखाना, सबसे ज़्यादा भोजन निर्माण के अंदर भूमिका कौन सा भाग निभाता है? ये पूछना चाह रहा है। भोजन निर्माण कारखाना कौन सा भाग कहलाता है? यानी भोजन निर्माण के अंदर सबसे बड़ी भूमिका कौन सा पदार्थ जो पौधे का पार्ट है वो निभाता है? तो पत्तियां इसके अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पत्तियां बनाती हैं पौधे का भोजन। ठीक है, चलो आगे। लाल रक्त कणिकाओं का आयु कितनी होती है? ये बहुत बार पूछा जाता है भाई। अभी बताया था आपको, लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी की एज कितनी होती है, यानी कितने दिन तक ये जिंदा रह सकती हैं? तो आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह सकती हैं ऐसा भी पूछते हैं, या लाल रक्त कणिकाओं को आयु कितनी होती है ये भी पूछते हैं। तो आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? बताओ। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसका द्रव भाग, यानी लिक्विड के अंदर जो रक्त होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं प्यारा बच्चा? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। अब सबको ये तो पता है कि हमारे मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे दिया? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कौन सा हो जाएगा बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस तो सबको पता है कि सामान्य तापमान होता है हमारे शरीर का, इतना तापमान तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा होती है तो हमें बुखार हो जाता है, और इससे कम होता है वो भी हानिकारक होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपको याद रखना, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताओ मलेरिया किसके कारण होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अभी तक आपको याद नहीं है। याद क्यों होगा? आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो मलेरिया किसके कारण होता है? एक मच्छर के काटने के कारण होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मच्छर द्वारा प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? ट्रिक बताता हूँ आपको। इसका जाइलम और फ्लोएम आपने जरूर पढ़ा होगा। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ये दो होते हैं। आपने 8वीं क्लास से इसमें अंतर आता है, 10वीं क्लास में भी आता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, और आप लिख के भी आ रहे हो, लेकिन पीछे आपने जो पढ़ा है वो आपको याद ही नहीं है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन करता है। ठीक है, अब आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं, जाइलम और फ्लोएम के कार्य होगी। देखो जाइलम में पहला अक्षर जय आता है, तो जय से जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम में जो बच गया वो फ्लोएम करता है, जिससे पोषक तत्वों को क्या पहुंचाता है? ऊपर पहुंचाता है। और ये जाइलम क्या करता है? जल को जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन डी शरीर में किससे बनता है? ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। कमा ना तावड़ू लेवा आपा तावड़ी कमा खड़े हूँ मैं, विटामिन डी ले रहा हूँ मैं। तो सूर्य के प्रकाश से क्या बनता है? विटामिन डी शरीर में बनता है। तो ये थे हमारे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे। फुल पीडीएफ चाहिए अगर आपको और भी क्वेश्चंस की, साइंस की, जीके की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से मैं आपको सीधा पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है, 2-3 बार रिवीजन मार लेना। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। और ऐसे नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कुछ अपडेट्स डालूँ तो सबसे पहले आपको वो बेल आइकन ऑन हो तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।